NA 249 कराची में ज़िमनी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला आ गया। दोबारा गिनती के लिए नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। 6 मई की सुबह 9 बजे तमाम वोट दोबारा गिने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले का मतलब है कि इसने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर नून लीग के एतराज़ात को तस्लीम कर लिया, लेकिन वो एतराज़ात बहुत ही चौंका देने वाले हैं। आज मिफ्ता इस्माइल के वकील सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि हल्के के 167 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 पर दस्तखत मौजूद ही नहीं थे, जबकि उनके एजेंट को फॉर्म 46 भी जारी नहीं किए गए। मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि फॉर्म 45 और 46 होता क्या है। फॉर्म 45 किसी भी पोलिंग स्टेशन में डाले गए वोटों की गिनती का सरकारी ऐलान होता है और इस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इलेक्शन लड़ने वाली जमातों के पोलिंग एजेंट्स दस्तखत करते हैं, जबकि फॉर्म 46 पर मौसूल होने वाले बैलेट पेपर्स की तादाद, इस्तेमाल शुदा, मुस्तरद शुदा बैलेट पेपर्स की तफसील, ये सब लिखा जाता है। यही 2 फॉर्म इलेक्शन कमीशन को भी भेजे जाते हैं नाज़रीन, और प्रिजाइडिंग अफसरान इस बात के पाबंद होते हैं कि वो अपने दस्तखतों के साथ फॉर्म 45 और 46 उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट्स को फराहम करें। लेकिन सलमान अकरम राजा के दलाल से यह बात सामने आई कि 276 पोलिंग स्टेशन में से 167 स्टेशन के फॉर्म 45 पर दस्तखत ही नहीं थे और फॉर्म 46 जारी ही नहीं किए गए। सलमान अकरम राजा ने तो दोबारा से पोलिंग के लिए दरख्वास्त की बात की, लेकिन नून लीग के मोहम्मद जुबैर कहते हैं दोबारा गिनती के बाद जो फैसला होगा खुले दिल से तस्लीम करें। इलेक्शन कमीशन में दलाइल देते हुए पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि पोलिंग के दौरान तो मुस्लिम लीग नून ने किसी फोरम पर शिकायत नहीं की। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि बेज़ाब्तगियां हुई हैं, निशानदही भी करना होती है कि कहां और क्या बेज़ाब्तगी हुई। बिलावल भुट्टो पहले भी कह चुके हैं अगर नून लीग के पास धांधली के सबूत हैं तो सामने लाएं। आप शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब RO ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे, और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्जाम लगाएंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को बहुत ही जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करने की जरूरत है। एक यूनिवर्सल ओपिनियन इस वक्त चल रही है कि कराची के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है और इसीलिए तहरीक इंसाफ का मुतालबा तो ये है कि ये रीपोल में जाना चाहिए। इसको इस वक्त गिनने का कोई तुक नहीं बनता। हल्का NA 249 चूचू का मुरब्बा बन चुका। एक हल्के से 4 उम्मीदवार अपनी अपनी फतह के दावे कर रहे हैं। इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर आगे थे। नून लीग के उम्मीदवार इनसे 683 वोट पीछे थे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने भी अपनी फतह का दावा किया। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ने भी कहा और पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल भी अपनी फतह के दावे कर चुके। कमीशन को ये कहना चाहता हूँ, मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त बदमाशी की जा रही है इसको फिलफौर खत्म किया जाए। पाक से जमीन पार्टी के लिए अनाउंसमेंट की जाए, उसकी जीत की अनाउंसमेंट की जाए। हमारे पास जो फॉर्म 45 आए हैं उस हिसाब से 4,282 वोट लेकर हम सबसे आगे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की दोबारा गिनती का फैसला बहुत से सवालात को जन्म दे चुका है। फॉर्म 45 और 46 प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत के साथ पोलिंग एजेंट्स को क्यों नहीं दिए गए? इलेक्शन कमीशन को जो फॉर्म मिले क्या इन पर दस्तखत थे? ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी क्यों की गई? नून लीग के एतराज़ात पर इलेक्शन कमीशन ने अगर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है तो इसका मतलब है कि इसने अपनी बेज़ाब्तगियों को तस्लीम भी किया। लेकिन सवाल तो यह है कि बेज़ाब्तगियां हुई ही क्यों? जिन प्रिजाइडिंग अफसरान ने ये बेज़ाब्तगियां की हैं क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? और सवाल ये भी है नाजरीन कि अगर वोट दोबारा से गिन भी लिए जाएं तो ये कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि जो वोट पड़े थे वो ठीक थे? बात करेंगे इसी हवाले से। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है हैदर वहीद साहब। हैदर साहब के वक्त का मैं ये आखिरी सवाल आपसे पहले पूछूंगा, उसके बाद अगले पे आऊंगा कि जो वोट पड़े थे उनके ठीक होने या ना होने का तयन कैसे होगा और क्या दोबारा गिनती इस बात को यकीनी बना पाएगी? एक दूसरा ये भी है, उसका बाद में बेशक जवाब दे दीजिएगा कि जिन फॉर्म 45-46 पर दस्तखत ही नहीं है सर, तो उन फॉर्म के रिजल्ट्स की इलेक्शन कमीशन के पास क्या हैसियत होगी? देखिए, जो सेक्शन 95 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके मुताबिक अगर कोई कंप्लेंट डाले और दिखा सके कि पहले नंबर पे जो पार्टी आई है
उसमें, और दूसरे नंबर की पार्टी जो कंप्लेनेंट है उसमें 5% से कम का फर्क है या 10,000 वोट से कम का फर्क है, जिनमें से जो भी कम हो इसमें, तो दोनों इस सूरत में जो है ऑटोमेटिकली कोई और चीज देखे बगैर रिकाउंट ऑर्डर किया जाता है। बल्कि अगर 5% से कम आप ना भी दिखा सकें लेकिन ये दरखास्त रीजनेबल पाई जाए तो आरओ फिर भी रिकाउंट का ऑर्डर कर सकता है। अब रिकाउंट एक और चीज है और रीपोलिंग एक और चीज है। रिकाउंट जो है वो उन्हीं वोट, उन्हीं बैलेट्स की रिकाउंट है, फिर से गिनती है जो कि ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं। अब जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है अगर उसमें टैंपरिंग की गई है और 14 वोट को उससे पहले 1 लगा के 114 कर दिया गया है, तो फिर वहां पे देखा जाएगा कि जो बैलेट डब्बे में से निकलते हैं वो भी 114 ही हैं या फिर 14 हैं। और अगर वो बैलेट 114 हैं तो उनका काउंटर फॉइल दिखा रहा है कि वो जेन्युइन बैलेट ही हैं। जो किताब भेजी गई थी उस पोलिंग स्टेशन को, उसी किताब के बैलेट हैं। क्या ये वोट जो कास्ट वोटर ने किया था ये कतई नजर के किसको किया था, लेकिन के वोट कास्ट किया गया था, इसकी जांच पड़ताल के बाद रिकाउंट में ये महज पता चलेगा कि फिर से गिनती की सूरत में वैलिड वोट्स जो हैं वो जो है उसकी टैली क्या बनती है। नहीं इसमें ये भी जांच पड़ताल हो जाएगी। कैसे होगी उसके लिए तो जो थंब प्रश्न लगा है उसकी तस्दीक नहीं करना पड़ेगी कि ये वोट भी जो डाला गया वो सही था या नहीं था, बोगस आदमी था, किसी और का डाला गया, किसी और के शनाख्ती कार्ड पे डाला गया। आपको लगता है इस तस्दीक की भी जरूरत होगी? नहीं, इसकी जरूरत जब होगी जब रिकाउंट जो कि एक सतही जांच पड़ताल है, अगर सतही जांच पड़ताल पे ये बात नहीं सामने आती कि धांधली हुई है और रिकाउंट में भी अगर नतीजा नहीं बदलता और जो 700 वोट फेंक दिए गए कि वो वैलिड नहीं है उनको फिर से भी नहीं गिना जा पाता, तो उस सूरत में अगली सूरत में ईसीपी को कंप्लेंट फाइल करके एडजुडिकेशन की जाएगी कि ये इलेक्शन डिस्प्यूट जो है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, ये बात सच है या नहीं। वहां पे एविडेंस के जरिए से जांच पड़ताल बिल्कुल हो सकेगी और इस बात को भी देखा जाएगा फोरेंसिक्स के जरिए से, आई विटनेस अकाउंट्स के जरिए से कि ये जो बैलेट हैं इन पे जो अंगूठा का इंप्रेशन है या फिर आगे जो फॉर्म 45 पे सिग्नेचर्स हैं या नहीं हैं, उनकी क्या वैलिडिटी है या नहीं है, इन सारी चीजों को भी देखा जा सकेगा और शहादतों की बुनियाद पे और फोरेंसिक्स की बुनियाद पे फिर फैसला किया जाएगा कि आया कि ये इलेक्शन जो है वो एक मटीरियली जो है डिफेक्टिव था कि उस सूरत में रीपोल यानी फिर से इलेक्शन को ऑर्डर किया जाए। लेकिन रिकाउंट जो है वो महदूद इस चीज पे रहेगा कि वैलिडली कौन से वोट हैं जिनको अब गिना जाएगा तो टैली क्या बने, वो सिर्फ एक महज रिकाउंट है। यहाँ पे एक मसला और भी है ना कि तकरीबन 167 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जिनका फॉर्म 45 और 46 जो है उस पे दस्तखत नहीं है। ये कह रहे हैं नून लीग के वकील यानी मिफ्ता इस्माइल के वकील सलमान अकरम राजा साहब। अगर ये बात सच है जैसे कि दावा किया जा रहा है तो सर तब उन रिजल्ट्स की जो कि उन फॉर्म्स में डिक्लेयर किए गए हैं जिन पे दस्तखत नहीं है प्रिजाइडिंग अफसर के, उनकी क्या हैसियत रह जाती है? देखें, जो जिस भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं है उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये इस बात को शायद डिस्प्यूट किया जाएगा कि ये फॉर्म 45 जो ईसीपी के पास भिजवाए गए हैं क्या उन पे भी दस्तखत नहीं थी। देखें, पोलिंग एजेंट्स का, रिटर्निंग ऑफिसर सबका साइन होना जरूरी होता है और अगर तो कहीं भी ऐसा फॉर्म 45 नहीं मिलता कि जिसपे ये सारे साइन हो या फिर ये नहीं दिखाया जाता कि रेलेवेंट पोलिंग एजेंट वहां पे लेट्स से पीएमएल नून का अगर मौजूद ही नहीं था या उसने साइन करने से इनकार कर दिया, उस सूरत में जो है ये बात दिखाई जाए कि भाई वो वहां था ही नहीं तो कैसे साइन करता वगैरह, तो उस सूरत में जो है वो उनकी वैलिडिटी की बात अलग होगी। लेकिन अनसाइंड फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं। 45 है हैदर साहब जो कि उसी वक्त आपको पोलिंग एजेंट के हाथ थमाना होता है, उसको दिखाना होता है, देना होता है उसको, उस पे अगर साइन ना हो, ये हमने 2018 के इलेक्शन में भी देखा था कि वहां तो फॉर्म 45 जारी नहीं किया गया, तब भी इलेक्शन को माना गया। उस प्रेसिडेंट को देखते हुए खाली सिग्नेचर ना होना, आपको लगता है इसको इलेक्शन कमीशन रद्द कर देगी? देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल कर सकती है। उसका बिल्कुल ये इख्तियार है कि अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे जो है ऑथराइज लोगों का साइन ही नहीं है तो फिर वो एक महज कागज का टुकड़ा है और उस पे जो चीजें दर्ज हैं उनकी लीगल सैंक्टिटी जो है वो फिर किस तरह मानी जा सकती है जबकि वो एक कागज का टुकड़ा है। वो तो ऐसी चीज है जो मैं भी आपको अभी तैयार करके दे सकता हूं। तो ये लेकिन सारी जांच पड़ताल जो है वो होगी, लेकिन रिकाउंट के स्टेज पे इस वक्त सिर्फ वोट फिर से गिने जाएंगे और ये देखा जाएगा कि जब वोट्स की फिर से गिनती होती है तो टैली क्या बनती है। जिन वोटों को नहीं गिना क्या उनको सही नहीं। इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग की हामी भर लेता है
तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि बेज़ाब्तगी हुई है? और अगर ये मान लिया जाए कि बेज़ाब्तगी हुई है तो फिर जो अगला नून लीग का मुतालबा है जिसमें रीपोलिंग का मुतालबा हो सकता है, वो मुतालबा भी मानना पड़ेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। पहली बात तो ये है कि रिकाउंट तो कानून में दर्ज है कि अगर 5% से कम मार्जिन है तो ऑटोमेटिकली ये दरखास्त आपको अलाउ करनी है। तो लिहाजा अगर रिकाउंट ऑर्डर हुआ है या होगा तो उस सूरत में लाजमी नहीं है कि ईसीपी ने मान लिया है कि धांधली हुई है। इसका यह मतलब भी हो सकता है कि क्योंकि कानून में आपका हक है, क्योंकि मार्जिन ऑफ विक्ट्री 5% से कम है, आपका हक है कि रिकाउंट आपको मिले, आपको दिया जा रहा है, ये आपका कानूनी हक है। इसका ये मतलब लाजमन नहीं है कि धांधली हुई है। लेकिन अगर रिकाउंट में टैली कुछ मुख्तलिफ निकलती है और पीएमएनयू आगे हो जाती है तो उस सूरत में वाज़ेह हो जाएगा कि वोटों की गिनती में गलती है और मटीरियल गलती है और फिर इलेक्शन का रिजल्ट तब्दील कर दिया जाए। सामने आ जाता है, लेट्स से रिकाउंटिंग में जो है वो अदाद शुमार मुख्तलिफ आते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई। उस गड़बड़ के पेश नजर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं कि जिसमें कोई जमात ये दावा कर सके कि भाई अब रिकाउंटिंग से बात नहीं बनेगी, अब रीपोलिंग होनी चाहिए। नून लीग डिमांड कर रही है रीपोलिंग, इसमें एमक्यूएम डिमांड, पीएसपी डिमांड कर रही है, सॉरी, और आपके पीटीआई भी डिमांड कर रही है। तो वो कौन सा स्टेज होगा सर जहां पे रीपोलिंग की डिमांड जो है वो वैलिड करार पाएगी? नहीं, उसको बिल्कुल अलहदा रखें। देखें, अभी सिर्फ रिकाउंट होगा। रिकाउंट के बाद जो भी टैली बनेगी, अगर कोई भी पार्टी इसको एक इलेक्शन को डिस्प्यूट करना चाहती है और रीपोल चाहती है तो वो नए सिरे से इलेक्शन कमीशन को रुजू करके कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अभी सिर्फ रिकाउंट होने जा रहा है। अच्छा। और रिकाउंट में जो है जो टैली निकलेगी उसके बाद हर पार्टी का ये इख्तियार होगा कि वो डिस्प्यूट करके इस इलेक्शन को रीपोल भी मांग सके, रीपोल भी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन इस वक्त सिर्फ रिकाउंट उस डिस्प्यूट को एडमिसिबल बनाने के लिए कि हाँ भाई आपका जो एतराज है वो एडमिसिबल है, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो मीट करने होंगे कि भैया अच्छा हाँ अब हमें लगता है कि ठीक है आपकी बात ठीक है, लेट्स गो फॉर अ रीपोल? देखें, कोई मटेरियल इरेगुलरिटी जिससे कि इलेक्शन का नतीजा मुतासिर हुआ हो, अगर सामने ये बात आती है आई विटनेस अकाउंट्स की वजह से, फोरेंसिक्स की वजह से, फॉर्म्स की वजह से, अनऑथराइज्ड सिग्नेचर्स की वजह से, नॉन सिग्नेचर्स की वजह से, अगर ये ऐसी कोई चीज सामने आती है तो उस सूरत में रीपोल बिल्कुल ऑर्डर किया जा सकता है। यहाँ पे भी देखें कि जब इतनी डिले के साथ नताइज आते हैं तो देखें बड़ा मुश्किल होता है कि कोई तस्वीरें लेके दिखा सके कि ये देखें डब्बे भरे जा रहे हैं, ये देखें कि जो किताब है जिसमें बैलेट आते हैं वो तब्दील की जा रही है, फॉइल्स को भी जो है वो नया मैच किया जा रहा है। ये सारी चीजें दिखाना मुश्किल होती हैं। तो लिहाजा जब 8-8 घंटे के डिले होते हैं, मेरे ख्याल से तो कानून में ये बात भी दर्ज होनी चाहिए कि अगर 8-10 घंटे का डिले है तो वैसे ही इलेक्शन को रद्द कर देना चाहिए और आपको ये अज्यूम करना चाहिए कि यहाँ धांधली हुई है। उठाया सर, ठीक, जिस वक्त पोलिंग स्टेशंस पे आपको गैर दस्तखत शुदा फॉर्म 45-46 दिया जा रहा था, ये एतराज पीपल्स पार्टी कर रही है कि एतराज उठाने वालों ने तब एतराज क्यों नहीं उठाया, ये बात अब क्यों की जा रही है? जब ये हो रहा था, जब आपको बगैर सिग्नेचर किए वो फॉर्म्स पकड़ाए जा रहे थे, तब आपने उस पर इनकार क्यों नहीं किया, तनकीद क्यों नहीं की? देखें, अभी देर नहीं हुई है इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए या इसको डिस्प्यूट करने के लिए। अभी भी एवेन्यूज मौजूद हैं। ये अभी सिर्फ रिकाउंट की बात हो रही है। आगे इलेक्शन के डिस्प्यूट में रीपोलिंग ऑर्डर हो सकती है और फॉर्म्स के पे सिग्नेचर ना होने की बात वहां बिल्कुल उठाई जा सकती है। देर अभी नहीं हुई है। उस वक्त एतराज उठाना होता तो वो भी अच्छा था, लेकिन अब भी उठाने के बाद होगा, पता चलेगा कि कोई डिस्प्यूट सामने आता है या नहीं, फिर रीपोलिंग पे बात शायद जा सकती है, नहीं भी जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनाब हैदर वहीद साहब, माहिर खम हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं और आपको बताते हैं कि मजहब और सियासत इन दोनों ने मिलकर किस तरह से कोरोना को बेकाबू किया। आप मेरी बात सुन के हैरान हो गए होंगे, लेकिन नहीं, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताऊंगा कि मजहब और सियासत का क्या किरदार रहा इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, भारत में कोरोना का बहरान इतना शदीद हो गया है कि शिद्दत का लफ्ज भी अपने मानी खो चुका है। भारत में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 2 करोड़ से बढ़ चुकी है। मुल्क की लॉकडाउन का मुतालबा किया जा रहा है। कोरोना फैलाव की रफ्तार क्या है, अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 1 करोड़ केसेस तक पहुंचने में 10 माह का अरसा लगा था। 1 करोड़ 10 माह में, और अब 2 करोड़ तक पहुंचने की तादाद जो है वो सिर्फ 4 माह में मुकम्मल हुई है, यानी डबल जो है वो 4 माह में हो गए।
सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,57,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए और तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं कि असल एदाद-ओ-शुमार रिपोर्ट होने वाली तादाद से 10 गुना ज़ायद हो सकते हैं। भारत में सांस लेना महंगा है, मौत सस्ती हो चुकी है, मरीजों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तक मयसर नहीं है, अस्पतालों के बाहर लाशों और मरीजों के अंबार लगे हुए, लाने वाली एम्बुलेंसेस की कतारें लगी हुई। ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, लेकिन इससे भी तशवीशनाक बात यह है कि भारत जैसी सूरत हाल पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक देती नजर आ रही है, क्योंकि इस सूरत हाल से पहले भारत में जो कुछ होता रहा था पाकिस्तान में वैसा ही होने जा रहा है, बल्कि हो रहा है। भारत में कोरोना की इब्तदाई लहर से संभालने के बाद भारत सरकार और भारतीय अवाम वो लापरवाही का ऐसा शिकार हुए, बाजार, क्लब, मॉल्स, जिम्स वगैरह सब भरे हुए थे लोगों से। होली का त्यौहार मनाया और खुल्लम खुला मनाया गया। फिर कुंभ मेले का इनेकाद हुआ, कुंभ मेले में लाखों अफराद ने शिरकत की। इस दौरान अवाम ने जो समाजी फासलों की धज्जियां उड़ाई, जो मास्क किया, और ऐसा महसूस हो रहा था कि इनके दरमियान कभी कोरोना था ही नहीं। में कोरोना इस वजह से फैला कि जब बहरान सर उठा रहा था उस वक्त इज्तिमाआत पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी। पाकिस्तान में भी मजहबी इज्तिमाआत के दौरान एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो इबादत फराइज की बजाय नवाफिल के जुमरे में आती है वो मसाजिद की बजाय घर पर अदा की जा सकती है। कोरोना केसेस की वजह से यौम अली पर हर किस्म के जुलूसों पर पाबंदी का फैसला किया गया, लेकिन फिर यौम अली पर जुलूस भी निकाले गए। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक अक्सर मसाजिद में रमजानुल मुबारक के दौरान कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल कदरे कम नजर आ रहा है। सदर आरिफ अलवी भी खबरदार कर चुके हैं कि पाकिस्तान में अगर एहतियात न की गई तो हमारी हालत भी भारत जैसी हो जाएगी। एहतियात ही इस वायरस का इलाज। कोविड के हवाले से परेशानी है, सारे मुल्क को परेशानी है, और हमारे खित्ते के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो असरात इसके मुरतब हुए हैं उससे तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है कि लोगों का अंदाज़ा ये है कि उसके बाद यहाँ पर भी उसी तरह का एक कोविड का बड़ा हमला हो सकता है। लिहाजा इस सिलसिले के अंदर सिर्फ आपसे एक गुजारिश है, देखिए इसका कोई इलाज नहीं है। भारत में कोरोना फैलाव की एक बहुत बड़ी वजह वहाँ के सियासी इज्तिमात भी थे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी धड़ल्ले से इंतखाबी रैलियां निकालते रहे, इज्तिमात से खिताब करते रहे और कोरोना फैलाने का बायस बने। पाकिस्तान में भी सियासतदान अपनी सियासी रैलियों, मीटिंग्स और जलसे जुलूसों के दौरान कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखते। डस्का और कराची ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम के दौरान सियासी राब्तों में कोरोना एहतियात को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हिंदुस्तान में वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने इर्रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड लिया, गैर जिम्मेदाराना तौर के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को रन होने दिया, और वहाँ पर आप देखें कि हिंदुस्तान की आज जो हालात हैं उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो वहाँ के इलेक्शन मुहिम ने की है। तो उससे सबक सीखते हुए, उसको सामने रखते हुए हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन को बहुत जिम्मेदाराना तर्ज अमल की ज़रूरत है। इससे पहले गिलगित इलेक्शन के दौरान हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए। जब हुकूमत अपोजिशन से ख्याल करने का कहती थी तो अपोजिशन कहती थी हुकूमत खुद ख्याल क्यों नहीं। पाकिस्तान के लिए भारत की मिसाल सामने है। वहाँ इज्तिमात हुए, कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई गई और आज भारत इसकी कीमत अदा कर रहा है। पाकिस्तान में भी दीनी और सियासी तबके को इस हवाले से लाहे अमल बनाना होगा। बात करेंगे इसी हवाले से वज़ीर आज़म खुसूसी बराए मजहबी हमआहंगी हाफिज ताहिर अशरफी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफी साहब आपके कीमती वक्त का। क्यों सर हम आवाम को कायल नहीं कर पाते, क्यों हमारी आवाम जज्बातियत का मुजाहरा करती है, खा वो मजहबी मामलात हो खा सियासी मामलात हो, जज्बात के ऊपर मंतक को नहीं सोचती और अकल और मंतक यही कहती है कि इस वक्त बाहर मौत नाच रही है। तो क्या वजह है सर कि हम अपनी इन चीजों को तरजीह नहीं देते, अपने जज्बात को ज्यादा तरजीह देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये कहीं भी मुमकिन दुनिया में नहीं हो सकी उन मुआशरों में भी जो बड़े ही मुनज़्ज़म हैं। हमें तो ये मानना चाहिए कि हम गैर मुनज़्ज़म हैं, हमें पता ही नहीं है। अगर आज आपको फिगर तलाश करें कि हम कितने हैं, ये कौम कितनी है, ये 22 करोड़ है, 25 है, 24 है, हमारे पास कोई फिगर नहीं है। जिसका दिल जो आता है हम बोल देते हैं उस पर। दूसरी बात है कि हत्तल मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन मेरे भाई पाकिस्तान में जो गुर्बत का और जो इफलास का आलम है उसके अंदर एक बहुत बड़ा तबका जो है वो सुबह कमाता है, शाम को ले जाके अपने बच्चों को खिलाता है। कैसे आप उसे जो है वो रोक सकते हैं? और हत्तल
इम्कान आपने देखा कि अब तो फौज भी आई है, रेंजर भी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूं कि हमारे यहाँ जो जुमे का इज्तिमा होता है वो बहुत बड़ा, उसके लिए हम इंतजाम करते हैं, SOPs का रजाकार खड़े करते हैं, फासला, लेकिन आखिर में आप जो मर्जी करें, लोग बात सुनने को तैयार नहीं होते। एक फनामना ये है कि ये है ही कुछ नहीं है, दूसरा फनामना ये है कि यार देखी जाएगी जो होगा, और जब फिर अपने इंजाम को पहुंच जाते हैं, खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं, कोरोना हो जाता है, फिर जो है समझ आती है। तो अपील करना, मिन्नत करना वो आपका मेरा काम है। अल्लाह, अभी आज फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि जी एहतियाती तदाबीर शुरू हुई हैं, तो इतना कोरोना कम हुआ है या इतनी रेशो नीचे आई है। अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ आ जाए, और अगर हमें ये बात समझ आ जाती है तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह तबारक व तआला, जिस तरह हम पहले 2 फेसों में अल्लाह करीम ने हमें महफूज रखा है, ये तीसरे में भी हम बच जाएंगे। अगरचे नुकसान ज्यादा हो चुका है। फरमाया कि इस हवाले से कहीं पे SOPs पे अमल हो नहीं पाया, जो खासतौर पे जो महज़ब माशरे हैं, क्योंकि मेरा नुक्ता नज़र सियासी मामलात और मजहबी मामलात खास तौर पे था। अभी हाल ही में हमने देखा है, अब मजहबी इज्तिमात अभी भी चल रहे हैं, और आगे जिस तरह ईद आएगी, नमाज उसकी भी होगा सिलसिला, और भी बहुत कुछ। तो सर हमने देखा सऊदी अरब ने तो बड़े ही भरपूर और बड़े अच्छे तरीके से SOPs पर अमल भी कराया, खाना काबा का तवाफ भी हुआ, उम्रा भी हुआ, गालिबन हज भी शायद इस साल हो, तो वहां पर तो मुमकिन हो पाया। हमारे यहाँ मजहबी इज्तिमात, खा वो कोई भी हो, देखिए मैं किसी एक फिरके से इसको स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फिरके का कोई भी मजहबी इज्तिमा क्यों ना हो, क्या वो पॉसिबल नहीं है कि अवाम साथ दें और फिर वो बाकायदा SOPs के तहत उसको मनाया जाए या उस पर अमल किया जाए? देखिए सऊदी अरब में जिद नहीं है, सऊदी अरब में ये मसला नहीं है कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, या देवबंदी है, इसकी मस्जिद क्यों खुली है, मेरी क्यों बंद है। नहीं, सऊदी अरब में एक निज़ाम है, और वो निज़ाम जब ये कह देता है कि भाई बस, तो सारे बस करके खड़े हो जाते हैं। वो कहता है शुरू उन्होंने बैतुल्लाह को बंद किया, उन्होंने तवाफ बंद किया, कोई वहां बोला क्या वहां हमसे कम मुसलमान तो नहीं है, हमसे मुमकिन है बेहतर मुसलमान हो वहां पर, लेकिन उन्होंने देखा, और उसी वजह से आज यानी पिछले जब से उन्होंने खोला था रमजान से पहले तक 70 लाख लोग मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह में होकर गए। अभी भी मैं आज देख रहा था कई मिलियन लोग इस रमजान में आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना मस्जिद नबवी से किसी को कोरोना हुआ, ना बैतुल्लाह से हुआ, क्योंकि एक निजाम, एक सिस्टम है। हमारे यहाँ भी सबसे बेहतर अगर कहीं पे अमल हुआ तो वो मस्जिद है, लेकिन ये आपको एक तरतीब देनी होगी, मुआशरे को आपके अंदर एक निज़ाम बनाना होगा, वगरना जो सूरत-ए-हाल। दूसरी बात है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने और मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने ये इंश्योर किया, सऊदी अरब में लोगों ने खाना, फ्रूट, चीजें लोगों के दरवाजों पे लाकर रखी ताकि वो बाहर ना निकलें, ताकि वो इज्तिमा ना करें, ताकि वो बाजार अगर बंद थे तो घर के अंदर सऊदी अरब में जाके सऊदी अथॉरिटीज ने उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जो उनकी जरूरत थी। यहाँ हमारे यहाँ तो भाई जो हाल है, यानी तमाम तर कोशिशों के बावजूद सस्ते रमजान बाजारों का, लेकिन एक गुर्बत की आप देखें ना क्या कर सकते हैं आप। अभी ईद की शॉपिंग भी करनी है, मतलब आप आलिम दीन है, मैं आपसे ये सवाल करूंगा सर, आप ये आवाम को बताएं कि ईद की नमाज फर्ज है, फितराना फर्ज है, ईद की शॉपिंग फर्ज नहीं है कि वो करनी ही करनी है हमने। बात ये है कि मैं तो भाई इस मर्तबा भी पिछली बार भी लोगों से हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, आपके प्रोग्राम में भी अर्ज करता हूं कि अगर इस बार कपड़े नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे मुतवस्सित तबके के लोग हैं जो कल देते थे आज लेने वाले बने हुए हैं। अभी एक दोस्त ने पिछले दिनों बताया कि एक शख्स जो खुद सबील लगाता था अफ्तार की, वो एक अफ्तार की सबील में अफ्तार लेने के लिए खड़ा हुआ था। तो यार अगर मैं इस बार कपड़े ना बनाऊं और वो पैसे मैं किसी मुस्तहिक को दे दूं तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं है? और मैं अपने आप को भी बचाऊं और मैं लोगों को भी बचाऊं। तो लिहाजा मैं तो यही अपील करूंगा कि शरीयत इस्लामिया भी यही कहती है, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं और जिद्दबाजी से हम बाहर आए।
बिल्कुल ठीक। किसके साथ हमने जिद करनी है? अगर मेरा हमसाया निशाना बने, मैं निशाना बनूं, तो यार ये तो वबा है, ये किसी को नहीं देखती, ना अमीर को देख रही है, ना गरीब को, ना सुन्नी को देख रही, ना शिया को, ना काफिर को, ना मुसलमान को, सब इसका निशाना बनते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं कहता हूं कि अल्लाह पूरी इंसानियत से इस वबा को टाल दे, बहुत सारे लोग कहते हैं जी क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो कोई इंसान, वो काफिर है या मुसलमान, जो भी इस वबा में आया हुआ है, रब ताला से यही इल्तिजा है कि वो हमें इसमें से निकाल दे। हम तो बड़े गुनाहगार हैं, अपने गुनाहों पे नादिम हैं, अपने रब से ही तलब कर सकते हैं। और अल्लाह ताला पाकिस्तान पे, रहले पाकिस्तान और पूरी दुनिया पे रहम फरमाए। जो हमारे हालात हैं, ये वबा जो है अगर खुदा न खास्ता तेजी पकड़ती है तो बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा हमें खुद भी बचना चाहिए और औरों को भी बचाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। गुर्बत की आग में मासूम जिंदगियां भस्म हो रही हैं। भूख के हाथों लोग अपनी जिंदगियों का खात्मा कर रहे हैं। पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी के संगीन नताइज सामने आ रहे हैं। लोगों के पास बच्चों की जायज और बुनियादी जरूरियात पूरी करने के पैसे तक नहीं है, इसीलिए अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़ों की जाने ले रहे हैं। आज फैसलाबाद से भी एक ऐसी ही लर्जाखेज दास्तान खबर सुनने को मिली नाजरीन, जहां गुर्बत से तंग बाप ने अपने 4 नन्हे बच्चों को नहर में फेंक कर मार दिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम गुर्बत के बायस बच्चों के ईद के कपड़े न बना सका, तो 4 रोज कबल मुल्जिम ईद शॉपिंग के बहाने बच्चों को लेकर गया और 3 मासूम बेटियों समेत एक बेटे को पक्की नहर में फेंक दिया। नहर में फेंके गए 4 बच्चों की दुखियारी मां के मुताबिक घरेलू हालात की वजह से पहले भी झगड़ा होता रहता था और 12 दिन पहले भी इसका शौहर से पैसे मांगने पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो नाराज होकर अपने वालिदैन के घर चली गई थी और इसकी गैर मौजूदगी में इसके खावंद ने 4 बच्चों को शॉपिंग के बहाने नहर में फेंक दिया। हमें नहीं पता क्यों लड़ाई किस वजह से हुई, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ इनका। 4 दिन बाद हमें पता चला कि इसकी लड़ाई हुई है, बच्चे गुम हो गए हैं। कल हमें पता चला, कल उसको हमने पुलिस में पकड़ा, तो उसके बाद उसने बयान दिया कि मैंने बच्चों को मार दिया है। गुर्बत और घरेलू हालात के बायस अपने बच्चों को खो देने वाली खातून की दरख्वास्त पर पुलिस से मुल्जिम को हिरासत में ले लिया है, जिससे तफ्तीश के दौरान बच्चे नहर में फेंकने का एतराफ भी कर लिया। माली तंगदस्ती और गुर्बत के हाथों खुदकुशियों का रुझान इंतहाई खौफनाक है। गुर्बत और भूख के हाथों लोग अपने बच्चों को मारने पर मजबूर हो चुके हैं। घरेलू तंगदस्ती के बायस पाकिस्तान में खुदकुशी करने का रुझान खतरनाक हदों को छू रहा है नाज़रीन। 1 माह पहले लाहौर में रिक्शा ड्राइवर की खुदकुशी का वाकया सामने आया था। रिक्शा ड्राइवर 2 कमसिन बच्चों का बाप था और इस पर 15 लाख रुपए का कर्ज था, लेकिन पैसे न होने की वजह से आजम ने घर में फंदा लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ऐसा ही एक वाकया, बल्कि इससे भी अलमनाक वाकया बहावलपुर में भी सामने आया, जहां हासिलपुर के एक रिहायशी ने कर्जों से तंग आकर अपनी बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। इलाका मकीनों का कहना था कि खुदकुशी करने वाला मोहम्मद नदीम बेरोजगारी का शिकार और कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था और कर्जे की वापसी के दबाव की वजह से परेशान था और इसी दबाव से छुटकारा हासिल करने के लिए इसने पूरे घराने को मारने के बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया। भावलपुर की तहसील हासिलपुर के घर में पुरअसरार अमवात, बंद कमरे से मियां बीवी और 2 बच्चों की लाशें मिली। 40 साला नदीम की लाश पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश में शुबा जाहिर किया है कि शोहर ने बीवी और बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी की। वाकया खुदकुशी का है या इसे खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है, हतमी तहकीकात जारी हैं। 3 माह पहले लाहौर में एक 12 साल के बच्चे ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली थी क्योंकि इसके घर वालों के पास इसकी फरमाइश पूरी करने के पैसे नहीं थे। नन्हे सकलैन ने घर वालों से किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल या किसी खिलौने का मुतालबा किया था। इसने तो एक पेंट खरीदने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन गुर्बत के बायस पैसे न मिलने पर सकलैन ने अपनी जिंदगी का ही खात्मा कर लिया। 5 माह पहले तहसील पत्तों की में भी गुर्बत और घरेलू झगड़ों से परेशान बाप ने झगड़े के बाद अपने 5 बच्चे नहर में फेंक दिए थे। 1 साल पहले भी गुर्बत की वजह से खुदकुशी का एक इंतहाई दर्दनाक वाकया सामने आया था। कराची में एक गधा गाड़ी चलाने वाले 5 बच्चों के बाप ने खुद को इसलिए आग लगा ली थी क्योंकि वो बेरोजगार था और अपने बच्चों को कपड़े नहीं दिला सका। मजदूरी करता था,
पौधा गाड़ी के लिए निकल रहा था, फिर 60 कभी 70 ऐसे ले आता था, उसमें गुजारा नहीं होता था। 3 महीने हो गए थे बेरोजगार था। मेरे 5 बच्चे हैं, बड़े बच्चे की उम्र तो 9 साल है। अब मैं गरीब में कहाँ जाऊँगी? जी नाज़रीन, खुदकुशी से पहले मीर हसन ने वज़ीर आज़म के नाम में ख़त भी लिखा था, जिसमें उससे वज़ीर आज़म से अपने घर वालों की मदद करने का मुतालबा किया था। लेकिन वज़ीर आज़म तो खुद कह चुके कि वो कुछ नहीं कर सकते। हालांकि इमरान खान का माजी में यह मौक़िफ़ रहा है कि अगर कोई शख्स भूख से मरता है तो हुक्मरान उसकी मौत का जिम्मेदार हो। अपने घर में रहता हूँ, अपना खर्चा देता हूँ, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। सर आप ही कहते हैं मेरी 2 लाख तनख्वाह है, मेरा उसमें गुजारा नहीं होता। सर यहाँ पे 17-18 हज़ार में लोग कैसे गुजारा करेंगे? इसका हल क्या है? लेकिन पारस, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसका हल ये है कि अपने मुल्क की दौलत बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट करें। और जब तक नहीं होती लोग खुदकुशियाँ करें? क्या करें आप? और जब तक नहीं होती लोग खुदकुशियाँ करें? क्या करें आप? कुत्ता भी आप भूखा मरेगा तो हुक्मरान जिम्मेदार है। जनवरी 2020 में ही कराची के रिहायशी रेहान ने भी माली परेशानियों की वजह से खुदकुशी की थी। उससे खुद भी जहर पिया था और अपने 2 बच्चों को भी जहर मिला शरबत पिलाया था, लेकिन खुद किस्मती से दोनों बच्चे जो है वो बच गए। 1 साल पहले मुजफ्फरगढ़ में खुदकुशी करने वाले बेरोजगार शख्स नज़ीर की कहानी इंतहाई दर्दनाक। नज़ीर की बेवा ने बताया था कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, जिसकी वजह से बच्चों ने पानी से रोजा इफ्तार किया, लेकिन नज़ीर ये बर्दाश्त न कर सका और जहरीली गोलियां खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मुल्क में गुर्बत की हालत यह है कि मुल्क में इंतहाई गरीब अफराद की तादाद 6 करोड़ को छू रही है। नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस इक्तसादी सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी सूरत हाल की वजह से मुल्क में 1 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे जाने का खदशा है। यानी 6 करोड़ पाकिस्तानियों की माहाना आमदन सिर्फ 3,250 रुपए माहाना है। गुज़िश्ता बरस मुशीर खजाना हफीज शेख ने बेरोजगारी की शरह में भी इजाफे से खबरदार किया था। सेनेट में तहरीरी जवाब में उन्होंने बताया था कि कोरोना की वजह से मुल्क में 30 लाख से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो सकते हैं, जिससे गुर्बत की शरह 24% से बढ़कर 33.5% तक पहुंच सकती है। यही वजह है, यही वो सूरत हाल है जिससे आज फैसलाबाद के एक घराने को खत्म कर दिया, 4 मासूमों को निगल लिया। अपने 4 बच्चों को खो देने वाली बदनसीब माँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उन्हीं से बात करेंगे कि हुआ क्या था कि वो अपना घर छोड़कर चली गई और उनका शौहर अपने सगे बच्चों की जान लेने पर आमादा हो गया। बहुत शुक्रगुजार हूँ बहन आपके कीमती वक्त का, मगर उससे बढ़कर अफसोस है, ताज़ियत है। आपके दुख का अजाला नहीं हो सकता, आपके जख्म न जाने कब तक हरे रहेंगे, ये वो जख्म है जो कभी भरे नहीं जा सकते। कुछ बताएंगी आप? मुझे पता है मैं आपके जख्म को रेद रहा हूँ, मगर ये ज़रूरी है हुक्मरानों तक, आवाम तक ये बात पहुँचाना कि ये वाक़या हुआ कैसे। मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई थी। घरेलू लड़ाई की वजह से मेरे शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया। 4 बच्चे उसके पास थे, तो जुम्मे वाले दिन 23 तारीख को इसने बच्चों को नहर में फेंक दिया। अच्छा, के शौहर ने बताया था कि वो बच्चों को फेंक के आए हैं, मतलब खुद बताया था कि आपको? जी कल ये पुलिस में पकड़ा गया तो इसने पुलिस में बताया कि मेरे बच्चे नहर में फेंक दिए। अच्छा, तो लाशों की तलाश के लिए कार्रवाई की गई, उसके लिए कोई कोशिश की गई बहन? तो पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, तो पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही। वो बात वगैरह करने जाते हैं घर वाले, तो वो कहते हैं ये इनको दी हुई है, हमारी दरख्वास्त दी है, तो ये दरख्वास्त हमारी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मुझे बस अपने बच्चों की ना किसी भी तरीके से मुझे उनकी लाशें चाहिए। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि फेंका ही ना हो, झूठ बोला हो आपसे। तलाश की कार्रवाई नहीं, पुलिस वाले हमारी बात ही नहीं सुन रहे, वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। अच्छा, मुझे अंदाजा है इस वक्त आपके जज्बात का, पर ये सवालात भी जरूरी हैं। लड़ाई हुई क्यों थी बहन? बस घरेलू झगड़े, वो काम पे नहीं जाता था तो मैं कहती थी काम करो। बच्ची को कैंसर था, उसके लिए पैसों की भी जरूरत थी, तो हमारी लड़ाई होगी। इसने मुझे घर से निकाल दिया। बच्चे कहता मेरे हैं, मैं अपने पास रखूंगा, तो इसने बच्चे अपने पास रख लिए। जैसे ही मैं गई हूँ, बाद में जाके कहता जब तुम चली गई हो मैंने तभी जाके ना बच्चे नहर में जाके। अच्छा, पहले आते थे ये पहले भी ऐसे ही? पहले काम करते थे, अब तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं वो काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से लड़ाई थी हमारी। नहीं तो काम करते क्यों नहीं थे? वजह क्या थी? क्या बताते थे? क्यों मैं जानना नहीं चाहता, ये काम नहीं मिलता? 2 महीने हो गए थे, बच्ची को कैंसर था, हम लाहौर में उसका इलाज करवा रहे थे।
उसके बाद हम घर आ गए। अब ये फारग ही बैठा हुआ था। बच्ची को फिर हॉस्पिटल लेके जाना था, उसके लिए कुछ घर में टेंशन थी, इस वजह से हमारी दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। तो यही थी लड़ाई की, बच्ची का जो इलाज है वो वजह बनी लड़ाई की। बेसिकली लड़ाई हमारी वैसे घर में कभी कभार हो जाती थी, इस बार कुछ ज्यादा हो गई। वो जाहिर बात है, बच्ची को हॉस्पिटल कीमो लगवाने जाना था, उसके लिए पैसे नहीं थे। तो बहरहाल लड़ाई बस इसने ज्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से मुझे घर से आपके रिश्तेदार किसी दोस्त ने इलाज के लिए कभी किसी ने मदद नहीं की? नहीं, वो कर देते हैं। मेरे ससुर हैं, वो मेरे ससुराल वाले हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं इस मामले में। तो बस अब हर दफा तो नहीं ना उनसे पैसे लेता बंदा अच्छा लगता। अच्छा बहन, मुझे ये बता दें कि इतना बड़ा सानिया हो गया, नाकाबिले बर्दाश्त बात है। कभी ये सोच ज़हन में आती है कि इस मामले पर झगड़ा नहीं होना चाहिए था, ये झगड़ा ना होता तो शायद आज ये वाकया भी ना होता, ये सानेहा भी ना होता? जाहिर है, मुझे क्या पता था, इस पे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का काम करेगा। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी हमारा पुलिस वाला कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। मेरे ससुर जाते हैं वो ये दरख्वास्त लेके, तो ये दरख्वास्त भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फिर तो ऊपर से उनको जलील करते हैं, मेरे ससुर को, मेरे भाइयों को। और आपसे एक दफा फिर दिली ताज़ियत, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपके लिए अगला सफर आसान करे। बहुत शुक्रिया बहन आपका। एक वक्फा यहाँ पर लेते हैं नाज़रीन, और वक्फे के बाद आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि वो पकड़ा कैसे गया। ये आदमी सीरियल रेपिस्ट है, 20 से ज़ायद खवातीन के साथ जिनसी ज़्यादती कर चुका है। इस्लामाबाद का आदमी है। कौन है, क्या करता था, कैसे करता था वारदात, ये सब इस वक्फे के बाद। तो नाज़रीन, 20 से ज़ायद खवातीन जिनमें एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है, उनके साथ ज्यादती कर चुका है ये सीरियल रेपिस्ट। ये आदमी इतना दलेर, इतना जुर्रत कहाँ से आ गई उसमें कि वो सरेआम ये काम करता था। किस तरह से इस्लामाबाद की सड़कों पे इस आदमी ने दहशत फैला रखी थी। कौन था ये शख्स, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इन्हीं को पकड़ने वाली टीम के इंचार्ज डीएसपी रुखसार मेहदी इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया डीएसपी साहब आपके कीमती वक्त का। ये आदमी आपने ट्रेस कैसे किया, पकड़ा कैसे गया? ये जो पहले वारदातें करता था, क्या पहले भी इसकी शिकायतें आपके पास मौसूल होती थी? हमारे पास इसकी शिकायत तो थी पहले इक्का दुक्का कि जी किसी बंदे ने कोई खातून जा रही थी, उसका पर्स छीन लिया, और इस तरह की हमारे पास कंप्लेंट्स थी। लेकिन 8 अप्रैल को एक जो कंप्लेंट सुबह आई है कि खातून ने कॉल की कि जी मैं दफ्तर जा रही थी बिलू एरिया, और एक बंदे ने मेरा बैग छीना, फ़ोन छीना और मुझे जंगल में ले गया और जाती करने की कोशिश की मेरे साथ। तो तब मैं जब वहाँ मौके पर पहुँचा तो खातून वहाँ मौजूद थी और उसका भाई भी वहाँ उसके साथ मौजूद था। तो उससे अब बातचीत कर रहे थे, उसका औलिया पूछ रहे थे, सारा कुछ पूछ रहे थे। एक बंदा आ गया बीच में जो लोकल उसी लोकेलिटी के रहने वाला, उसने कहा जी कि जब खातून ने उसका औलिया बताया, कपड़े इस रंग के कपड़े थे, तावीज़ पहना हुआ था, ये हाइट थी, तो उसने कहा जी इसी बंदे ने, इसी उले के बंदे ने मेरी बहन के साथ भी पिछले महीने में वारदात की और मैंने कुराल पुलिस को रिपोर्ट भी की थी। फिर एक और इंसिडेंट की बात हुई कि जी वो उससे पहले भी 3 बहनों के साथ ये रिपोर्ट हुआ था जी। तो इस पे फिर हमने काम जब शुरू किया तो हमें फिर यही चीज़ समझ आई कि ये एक बंदा है जो बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा है, और ये जो जंगल है इसके साथ, हाईवे के साथ, उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो फिर हमने वहाँ पे अपनी डिप्लॉयमेंट कर ली। SHO साहब, असल में सारे काम का तो क्रेडिट जाता है SHO कुराल को। उनको मैंने कहा जी आज के बाद आपने घर नहीं जाना और ये आपने रात यहीं गुजारनी है और सुबह की वॉक शुरू कर देनी है। तो फिर 2-3 दिन उसने लगाया वहाँ पे, अपनी टीम लगा के, तो बंदा फिर वहाँ पे आगे मौजूद था जी। तो जब पकड़ा इसको, और पहले तो भागा आपसे, लेकिन काबू कर लिया। जब पूछा इससे तो उसने सारी चीज़ें उगल दी, करते 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 फिर वो भी बता दी जो उसने किया था। अच्छा, जो लेडी कांस्टेबल के साथ हुआ था हाँ जी 2018 में। अच्छा, इसमें डीएसपी साहब, इसने किसी खातून कांस्टेबल के साथ भी ज्यादती या दस्तदराजी का एतराफ़ किया? जी बिल्कुल, इसको तो नहीं इल्म था कि वो लेडी कांस्टेबल है पुलिस की, इसने बताया और वही चीज़ें बताई जो कि जो हमारी लेडी कांस्टेबल के साथ हुई थी 2018 में। तो अच्छा, फिर सारी बातें जब हमने चेक की, फाइल चेक की, तो सारा कुछ फिर वही सामने आ गया। अच्छा, ये आदमी जो है, ये क्या इस तरह से अटेम्प्ट में इन्वॉल्व है? ये रेप अटेम्प्ट्स थी या इसने बाकायदा जो नंबर बताया जा रहा है 20 के करीब डीएसपी साहब, वो इसने बाकायदा खवातीन के साथ ज्यादती की हुई है? नहीं, इसमें अटेम्प्ट भी होंगे,
जिस तरह एक इंसिडेंट जो बताया जाता है, ये थाना खन्ना के, बल्कि खन्ना पुल के उस तरफ एक पेट्रोल पंप है, उसके पास से 4 बहनें जा रही थी। तो उसने एक को दबोच के जंगल में ले गया, तो उन्होंने इसको पत्थर मारे, गालियाँ गुलियाँ दी, तो उसको छोड़ के भाग गया। ये तो अटैम्प्ट भी इसमें हैं और बेशुमार ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि रिपोर्ट शायद नहीं हुई, क्योंकि ये बताता है कि इसने इस्लामाबाद एक्सप्रेस के दोनों जानब ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह के काम किए हैं। अच्छा, ये अकेला था या इसके साथ कोई इसकी मावनत के लिए भी होता था? और ये जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आपको लगता है दिमागी तौर पे ये साउंड है ये आदमी? नहीं है तो साउंड है, बड़ा कनिंग आदमी है, लेकिन इस तरह के लोग तो देखें जो सीरियल किलिंग करते हैं या सीरियल रेपिस्ट होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ज़ाहिर है इनकी जो साइकी है उसमें कोई मसले होते होंगे और इनके बैकग्राउंड में, और अकेला है ये बिल्कुल। ठीक है, एक दफ़ा फिर बहुत खराज तहसीन आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।